गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को रिलेशनल डेटाबेस के बारे में बताऊंगा। रिलेशनल डेटाबेस को बताने से पहले आप लोगों को डेटाबेस के बारे में जानना जरूरी है कि डेटाबेस होता क्या है। ठीक, सबसे पहले ये हमें जानना है कि व्हाट इज डेटाबेस, देन व्हाट इज डीबीएमएस, देन व्हाट इज आरडीबीएमएस। आरडीबीएमएस मींस रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो सबसे पहले बात डेटाबेस की करते हैं कि डेटाबेस क्या होता है, जो उसकी नीड है और क्यों उसकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत हमें पड़ती है। तो डेटाबेस से मतलब यहाँ पर हमारा ऐसे इस तरह से है कि ऐसा कोई भी कंटेंट जो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को अपने अंदर रखे होता है उसको हम डेटाबेस कह सकते हैं। फिर वो चाहे एक फाइल हो, या फिर वो अटेंडेंस रजिस्टर हो, या फिर कोई एक सिंपल शीट हो, कोई A4 साइज शीट जिस पे कुछ इस तरह की इन्फॉर्मेशन है जो बहुत ज़्यादा एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, वो भी हमारा डेटाबेस हो सकता है। डेटाबेस नॉर्मली यूज़ किया जाता है कंप्यूटर के टर्म्स में, टेक्नोलॉजी के टर्म पे, लेकिन सिर्फ डेटाबेस का मतलब ये नहीं है कि वो कोई सिर्फ सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर तो वो बाद में है, उससे पहले वो एक ऐसा सिस्टम है जो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को कंटेन किए हुए है। ठीक है, जैसे आप लोग नॉर्मली देखा होगा सबने कि जो भी स्टूडेंट की अटेंडेंस की इन्फॉर्मेशन होती है, नॉर्मली वो जो काफ़ी टाइम से चलते चले आ रही है, वो हमारी अटेंडेंस रजिस्टर में होती है। अटेंडेंस रजिस्टर में के अंदर स्टूडेंट्स की कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी रखी जाती हैं, उनका एसआर नंबर भी रखा जाता होगा। एसआर नंबर का मतलब है कि जो एडमिशन के टाइम पे जो नंबर उनको अलॉट होता है उसको एसआर नंबर कहते हैं। तो वो एसआर नंबर भी उसमें रखा जाता है, और उनकी डेली की जो अटेंडेंस है, मंथ वाइज जितने भी दिन स्कूल रन करता है, वो सारी इन्फॉर्मेशन उस रजिस्टर में होती है। तो वो रजिस्टर भी हमारा एक तरह का डेटाबेस है। हाँ, बस फ़र्क इतना है कि वो एक सॉफ्टवेयर ना होकर एक मैनुअल डेटाबेस है। वो एक सॉफ्टवेयर नहीं, दैट इज़ नॉट अ सॉफ्टवेयर बट इट इज़ अ मैनुअल डेटाबेस। ओके, तो वो डेटाबेस भी उसको भी हम डेटाबेस की कैटेगरी में रख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी सारी एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन। डेटाबेस से मतलब ये है कि डेटाबेस जिस भी तरह का डेटाबेस बना हो, वो एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन किसी स्पेसिफिक चीज़ के बारे में रखता हो। ऐसा नहीं कि वो हर चीज़ के बारे में रखेगा। स्टूडेंट के डेटाबेस है, अगर वो अटेंडेंस से रिलेटेड है तो उसमें इंफॉर्मेशन अटेंडेंस से रिलेटेड ही होगी। उनकी पर्सनल लाइफ, उनकी स्टडीज़ से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होगी। उसके लिए अलग अलग चीज़ें बनाई गई हैं। ठीक है, तो डेटाबेस का सीधा सीधा मतलब ये है कि एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर बहुत सारा डेटा कंटेंट है, और उस डेटा को हम इजीली एक्सेस भी कर सकते हैं। मतलब सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो डेटा को अंदर कैप्चर कर रहा है, वो सिस्टम इस तरह से बना हुआ है कि उसमें हम डेटा को उसमें हम डेटा को अगर हम एक्सेस करना चाहें तो हमें एक्सेस करने में भी कोई प्रॉब्लम ना हो, हम उसे ईजिली जहाँ से भी चाहें वहाँ से एक्सेस कर सकें। इन्फॉर्मेशन तो बहुत तरह की हो सकती है, किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन को स्टोर किया जा सकता है, लेकिन उसको ईजिली अगर वो एक्सेसिबल नहीं है तो वो इन्फॉर्मेशन बेकार है। एक ही फाइल में, एक ही फोल्डर में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन रखी जा सकती है, लेकिन अगर हम कल को इस फाइल या फोल्डर में से वो इन्फॉर्मेशन वापस ना निकाल पाएँ तो वो हमारे काम की इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, फिर वो एक रॉ डेटा ही माना जाएगा। रॉ डेटा का मतलब ऐसा डेटा जिसमें बहुत सारा डेटा तो है, लेकिन उसे हम रिप्रेजेंटेबल फॉर्म में नहीं रख सकते। एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं, जैसे न्यूज़पेपर है। न्यूज़पेपर में बहुत सारी न्यूज़ लिखी होती है, ठीक है, तो वो न्यूज़ जो होती है वो अलग अलग सोर्सेज से इकट्ठा की जाती है। बहुत सारा रॉ डेटा होता है, बहुत सारी ऐसी रॉ न्यूज़ होती हैं जिनमें से बहुत सारी मेन न्यूज़ को इकट्ठा किया जाता है, और फिर उनको एक सीक्वेंशियल फॉर्म में न्यूज़पेपर में रखा जाता है, जो कि हम लोग अपने घरों में देखते हैं, पढ़ते हैं, सारी चीज़ें करते हैं। तो वो एक सिस्टमेटिक वे में उसको रखनी। न्यूज़ तो बहुत सारी बन सकती है, लोकल न्यूज़, इंटरनेशनल न्यूज़, नेशनल न्यूज़, हर तरह की न्यूज़ है, इंटरटेनमेंट से रिलेटेड, स्पोर्ट्स से रिलेटेड, ये सारी न्यूज़ हैं। उसमें बहुत सारी एक दिन में बहुत सारी न्यूज़ आती है, लेकिन सारी न्यूज़ हमारी न्यूज़पेपर का पार्ट नहीं बनती हैं। उनमें से कुछ स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन ही न्यूज़पेपर का पार्ट बनती है, वो भी एक सिस्टम के में रखी जाती हैं। तो वो ये किसी भी डेटाबेस के लिए एक सिस्टम का होना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि हम उस डेटाबेस को ईजिली एक्सेस कर सकें, उसमें से ईजिली डेटा को हम बाहर फिर से निकाल सकें, रिट्रीव कर सकें। रिट्रीव करने का मतलब है उसमें से डेटा को निकालना, तो वो एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। ठीक है, तो डीबीएमएस क्या होता है? डीबीएमएस का फुल फॉर्म होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो इस डेटाबेस को मेंटेन करने में हमारी हेल्प करता है, उसको हम बोलते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। यह डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो हमारा सॉफ्टवेयर ही होता है। ठीक है, एक टर्म और जुड़ जाता है,
देखिए डेटाबेस को भी दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। नॉर्मली एक होता है हमारा फ्लैट फाइल डेटाबेस, दूसरा होता है रिलेशनल डेटाबेस। अब फ्लैट फाइल डेटाबेस और रिलेशनल डेटाबेस में डिफरेंस क्या है वो भी अभी बताते हैं। देखिए डेटाबेस में जो भी डेटाबेस क्रिएट होता है, पहले डेटाबेस की बात करें, जो भी डेटाबेस क्रिएट होता है वो सारा डेटाबेस में बहुत सारी टेबल्स होती हैं। उन टेबल्स में एक दूसरे की लिंकिंग होती है जिनके थ्रू हम उन टेबल्स को एक्सेस करते हैं, उनके अंदर के डेटा को एक्सेस करते हैं। बहुत बार जैसे नॉर्मली आप लोगों ने क्लास 8th में या उससे और भी क्लासेस में पढ़ा है MS एक्सेस के बारे में। तो MS एक्सेस भी एक डेटाबेस है, उसके बारे में भी और पहले भी बताया है और आगे भी बताएंगे MS एक्सेस के बारे में। इससे MS एक्सेस की जो वीडियोज़ हैं उनमें भी MS एक्सेस के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन किया है। लेकिन ये वीडियो जो है वो आपके रिलेशनल डेटाबेस के ऊपर है। MS एक्सेस का तो बस उसका एक पॉइंट है, ठीक है। MS एक्सेस एक डेटाबेस होता है, उसमें बहुत सारी टेबल्स क्रिएट होती हैं और उन टेबल्स के को ग्रुप की जो हम ग्रुपिंग करते हैं तो उससे हमें वो एक डेटाबेस फॉर्म होता है, ठीक है। फिर बहुत बार बच्चों के दिमाग में ये बात आती है कि जब टेबल्स ही क्रिएट करनी है तो वो टेबल्स तो हमारी एक्सेल में भी क्रिएट हो जाएंगी, फिर MS एक्सेस की क्या ज़रूरत है। हम सेम इन्फॉर्मेशन MS एक्सेल फाइल में भी कंटेन कर सकते हैं, तो क्या ज़रूरत है हमें MS एक्सेस की। उसकी ज़रूरत ये है कि हमारा एक्सेल फाइल जो होती है, एक्सेल में बनी हुई कोई भी टेबल जो होती है वो उसको हम लोग कहते हैं फ्लैट फाइल डेटाबेस। फ्लैट फाइल डेटाबेस और जो भी हम MS एक्सेस या उस तरह के जो भी सॉफ्टवेयर हैं और भी सॉफ्टवेयर हैं जो MS एक्सेस जैसा जिनका बिहेवियर है, उन सबको हम कहते हैं रिलेशनल डेटाबेस, ठीक है। पहले फ्लैट फाइल डेटाबेस के बारे में बताते हैं कि फ्लैट फाइल डेटाबेस होता क्या है। फ्लैट फाइल डेटाबेस का मतलब है ऐसा डेटाबेस जिसमें टेबल्स तो हैं, इन्फॉर्मेशन भी है, लेकिन वो टेबल्स की इंटरलिंकिंग नहीं है। अगर हम एक टेबल में चेंज करते हैं तो दूसरी टेबल में वो चेंज अपने आप से नहीं दिखाई देता। एक्सेल की जितनी भी फाइल हम बनाना चाहें, जितनी भी उसमें हम टेबल बनाना चाहें बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। किसी की भी इन्फॉर्मेशन हम उसमें कंटेन कर सकते हैं। लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये आती है कि कहीं पर भी अगर हमने कोई चेंजेस किए, किसी एक इन्फॉर्मेशन में चेंजेस किए, तो अगर वही इन्फॉर्मेशन दूसरी टेबल के अंदर है तो वहाँ पर वो चेंजेस आपको नहीं दिखाई देते। अगर मान लो एक टेबल बनती है जिसमें स्टूडेंट डेटा है, स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन रखी जाती है, एक दूसरी टेबल है जहाँ स्टूडेंट फ़ी इन्फॉर्मेशन रखी जाती है, तो फ़ी इन्फॉर्मेशन में भी स्टूडेंट का नाम होगा और स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन में भी स्टूडेंट का नाम होता है। अब एक जगह पे अगर हमने स्टूडेंट का नेम चेंज किया तो दूसरी जगह पे भी चेंज होना चाहिए, लेकिन एक्सेल में ऐसा नहीं होता। अगर आपको कोई भी चेंजेस करने हैं तो हर टेबल में जाकर खुद से वो चेंजेस करने पड़ेंगे, इसीलिए इसको फ्लैट फाइल डेटाबेस कहते हैं। रिलेशनल डेटाबेस से मतलब ये क्या है कि यहाँ जो डेटाबेस है उन सबका एक दूसरे से रिलेशन है। जितनी भी टेबल्स बनी हुई हैं उनकी एक दूसरे से इंटरलिंकिंग होती है। अगर हम एक टेबल में चेंज करेंगे तो उस टेबल में वो जो एंट्री है वो जहाँ पर भी किसी और टेबल में होगी वो ऑटोमेटिकली अपने आप से चेंज हो जाती है। इसीलिए RDBMS का रोल ज़्यादा बड़ा होता है एक्सेल की तुलना में। एक्सेल से अगर हम कंपेयर करें तो एक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर ये इसीलिए इसको डेटाबेस की कैटेगरी में रखते हैं, उसको हम फ्लैट फाइल डेटाबेस की कैटेगरी में रखते हैं, क्योंकि उसमें चेंजेस दूसरी टेबल्स में नहीं दिखते हैं। अब बात करते हैं रिलेशनल डेटाबेस। रिलेशनल डेटाबेस में यहाँ पर R टर्म जो जुड़ जाता है वो इसीलिए है कि डेटाबेस तो दोनों है। एक्सेल फाइल में एक्सेल की टेबल्स को भी हम डेटाबेस कह सकते हैं, एक्सेस की टेबल को भी डेटाबेस कह सकते हैं। अगर हम हार्ड कॉपी में कोई इन्फॉर्मेशन रखना चाहें उसको भी डेटाबेस कह सकते हैं, लेकिन वो सब रिलेशनल डेटाबेस में नहीं आते। रिलेशनल डेटाबेस में से कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जो रिलेशनल डेटाबेस की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो भी टेबल क्रिएट होती हैं वो सब एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। जिसमें से MS एक्सेस है जो आप लोगों ने पहले भी पढ़ रखा है, के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है। उसी सारी चीज़ों से थोड़ा रिलेट करके आगे चल के आपको MySQL पढ़ना है। मेन टॉपिक आपका MySQL है, लेकिन MySQL बताने से पहले आपको RDBMS और उससे रिलेटेड सारी चीज़ों के बारे में जानना ज़रूरी है, तभी आप SQL MySQL और उन सारी चीज़ों को समझ पाएंगे कि वो क्यों है, किस तरह से है, किस लिए है। ये सारी चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो रिलेशनल डेटाबेस से सीधा मतलब ये है कि ऐसा डेटाबेस जिसमें एक दूसरे से रिलेशन बिल्डअप होता है, जहाँ टेबल्स एक दूसरे से जुड़ी होती हैं और उन टेबल्स को हम इजीली एक्सेस कर सकते हैं। अगर हम एक जगह पे डेटा चेंज करते हैं तो वो डेटा बाकी की टेबल्स में भी चेंज हो जाता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही जगह पे चेंज होगा, जहाँ पर भी हम उस पर चेंजेस करेंगे वो बाकी जगह भी वो चेंजेस हमें
दिखाई देते हैं। तो ये फ़र्क है हमारा रिलेशनल डेटाबेस में और फ्लैट फाइल डेटाबेस में। तो सबसे पहले आप हमारा टर्म आता है डेटाबेस, उसके बाद आता है डीबीएमएस। डीबीएमएस के भी दो पार्ट होते हैं, फ्लैट फाइल डेटाबेस और रिलेशनल डेटाबेस। फ्लैट फाइल डेटाबेस का एग्जांपल है हमारा एमएस एक्सेल और रिलेशनल डेटाबेस का एक एग्जांपल है एमएस एक्सेस। ठीक है, लेकिन एमएस एक्सेस आपको यहाँ नहीं पढ़ना है, यहाँ पर आप लोगों को पढ़ना है माई एसक्यूएल के बारे में, जो आपकी क्लास 11th और 12th के कोर्स में है। कुछ पार्ट क्लास 11th में है और कुछ और एक्सटेंडेड पार्ट क्लास 12th में पढ़ाया जाता है। जो चैप्टर क्लास 11th में है वही सारे चैप्टर क्लास 12th में भी हैं और साथ में 2 एडिशनल चैप्टर और ऐड हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने कुछ और एग्जांपल्स भी लिखे हुए हैं माईएसक्यूएल के साथ, एसक्यूएल सर्वर और एमएस एक्सेस। एमएस एक्सेस मैंने आपको पहले ही बताया कि एमएस एक्सेस एक डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर होता है, डीबीएमएस होता है, जो कि एमएस ऑफिस का एक पार्ट है। एमएस ऑफिस में जो 4 टाइप के सॉफ्टवेयर्स हैं जो हम लोग नॉर्मली पढ़ाए जाते हैं स्कूल्स में और बाकी कहीं पे भी, उसमें सबसे ज़्यादा आता है आपका एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेल और एमएस एक्सेस। बाकी और भी होते हैं लेकिन उनका बहुत ज़्यादा रोल नहीं होता, तो उनको सिलेबस में और बाकी कोर्स में इंट्रोड्यूस उतना ज़्यादा नहीं किया जाता, कहीं कहीं पर थोड़ा बहुत ही बताया जाता है। एमएस एक्सेस, उसमें से एमएस एक्सेस जो है वो आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, डीबीएमएस होता है। एमएस एक्सेस और माईएसक्यूएल या एसक्यूएल सर्वर ये सब अलग अलग सॉफ्टवेयर हैं, लेकिन इनका बिहेवियर एक ही है कि ये सारे के सारे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। फ़र्क इतना होता है कि अगर हम एसक्यूएल सर्वर यूज़ कर रहे हैं, एसक्यूएल सर्वर माईएसक्यूएल एक ही कंपनी का बनाया हुआ है। ठीक है, एसक्यूएल का क्या फुल फॉर्म होता है, क्या चीज़ें होती है वो आगे बताएंगे, क्यों उसका नाम एसक्यूएल पड़ा और क्यों किस वजह से उसको ऐसा नाम दिया गया, क्यों आगे आ गया, इसमें भी बहुत डिटेलिंग है, बहुत सारी डिटेलिंग है, बहुत सारी टेबल्स क्रिएट होंगी, बहुत सारा डेटाबेस क्रिएट होगा, वो सारा कुछ है। वो सारा कुछ जैसे जैसे कोर्स आगे बढ़ता जाता है तो उसको आगे बताना पड़ता है, धीरे धीरे करके वो सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। ठीक है, तो माईएसक्यूएल, एसक्यूएल सर्वर, एमएस एक्सेस में बस डिफरेंस इतना है कि माईएसक्यूएल में अगर हमको डेटा लैक्स में रखना है, 10 लाख 20 लाख लोगों का डेटा स्टोर करना है, तो उसके लिए हमें एमएस एक्सेस की जैसे सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है। ये ज़रूरी नहीं कि हम उतने डेटा को रखें, ये तो मतलब एक मैक्सिमम लिमिट है डेटा की कि हम इतना डेटा उसमें रख सकते हैं। लेकिन डेटा जब वो करोड़ों में जाएगा, 1 करोड़ 2 करोड़ लोगों की इन्फॉर्मेशन रखनी है, तो ऐसे केसेस में हमारे लिए एसक्यूएल सर्वर या इस तरह के जो और सॉफ्टवेयर्स और भी होते हैं, ओरेकल एक कंपनी है, उसके अपने भी आते हैं, ओरेकल 10i और ऐसे 10c इस तरह से करके उसके अलग अलग वर्जन्स आते हैं, तो वो सारे भी इसी का पार्ट होते हैं, वो सब भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होते हैं। जितनी भी कंपनीज़ होती हैं, चाहे वो आपकी ऑटोमोबाइल कंपनीज़ हो, मतलब जो भी आपके सिम जो भी जैसे जो है वोडाफोन हो, आइडिया हो, बीएसएनएल हो, ये सारे सिस्टम जितने हैं, या फिर आपकी जो बैंक्स हैं, ये सारे सिस्टम डेटाबेस पर डिपेंडेंट हैं। और भी बहुत सारे सिस्टम, ये तो मैंने कुछ एग्जांपल दिए हैं, और भी बहुत सारे ऐसे सिस्टम हैं जो पूरी तरीके से डेटाबेस मैनेजमेंट पे, डीबीएमएस पे डिपेंडेंट है। जब भी हम लोग मोबाइल रिचार्ज करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारी जो भी हमारा प्लान चल रहा होता है ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है। तो ये अपडेट अपने आप से नहीं होता, कोई जादू नहीं होता है, ये सारा कुछ डीबीएमएस का पार्ट है, डीबीएमएस से ही रिलेटेड है। अगर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ना होता तो ये जो इतनी क्विकली सारे डेटा में अपडेशन हो रहा है, ये सब पॉसिबल कभी नहीं हो पाता है। ये पूरी टेक्नोलॉजी के पीछे चलने में सिर्फ डेटाबेस का ही नहीं याद है, 3-4 चीज़ें पैरेलल में चलती हैं। नेटवर्किंग भी चल रही है, डेटाबेस भी चल रहा है, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू वो डेवलप किया गया वो भी चल रही है, और चारों पार्ट जो हैं वो सब कुछ सारे उसके मेन पार्ट हैं। कोई एक पार्ट भी अगर सही काम नहीं करेगा तो वो पूरा जो भी सॉफ्टवेयर है, जो भी ऐप है, वो वर्क नहीं करता है। भाई हम लोग सिम यूज़ करते हैं, जियो का, बीएसएनएल का, आइडिया का, वोडाफोन का, जिसका भी यूज़ करते हैं, तो उनका सबका अपना अपना डेटाबेस है, उसमें हम लोगों की पूरी इन्फॉर्मेशन अपलोडेड है। जैसे हमारे जो प्लान्स रन कर रहे हैं, जो भी हमारा डेटा रन कर रहा है, जो भी सारी चीज़ें हैं, जो भी हम डेटा परचेज़ कर रहे हैं, उसमें से प्लान ले रहे हैं, तो वो सब कुछ उसमें ऑटोमेटिकली रन करता रहता है और वो अपने आप से चेंजेस होते हैं। वहाँ कोई बैठा नहीं है जो चेंजेस कर रहा है, इसी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू वो चेंजेस अपने आप से ऑटोमेटिकली परफॉर्म होते रहते हैं। उनके बारे में और डिटेल आगे बताएंगे। उसी तरीके से बैंक हैं, पहले का जो बैंकिंग सिस्टम था वो अलग था, वो मैंने आप लोग को कई बार बताया है। लेकिन अब जो बैंकिंग सिस्टम है उसमें हम लोग अगर एटीएम से पैसा निकालते हैं तो क्या होता है, तुरंत ही हमारा मैसेज अपडेट हो जाता है और जो भी इन्फॉर्मेशन होती है हमारे पास आ जाती है कि हमारे अकाउंट से इतने पैसे निकले हैं। तो ये सारा जो सिस्टम है, जो ट्रांजेक्शंस हो रहे हैं उनमें जो कम ज़्यादा हो रहा है, ये सब कुछ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू ही होता है। मैं बार ये बात कह रहा हूँ कि सिर्फ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम रिस्पॉन्सिबल नहीं है, नेटवर्किंग भी उतनी ही रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। लेकिन जो डेटा में चेंजेस आ रहे हैं, आपकी इन्फॉर्मेशन जो आपने उस पर अपलोड करा रखी है उसमें जो चेंजेस आ रहे हैं, वो सब कुछ डीबीएमएस का ही पार्ट होता है।
वो लोग भी इसी तरह का कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। ज़रूरी नहीं कि इन तीनों में से कोई यूज़ करें। बहुत सारी जो बैंक्स होते हैं बड़े बड़े, उनकी अपनी बहुत सारी आईटी कंपनी से टाई अप होता है जो बैकएंड में उनका सारा काम संभालती हैं। जो भी उनकी एंट्रीज़ हो रही हैं, जो भी उनके कस्टमर्स हैं, उनसे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है, उन सारी इन्फॉर्मेशन को मेंटेन करने का काम उन आईटी कंपनीज़ का होता है। या फिर वो खुद भी इस तरह के प्रोफेशनल्स को हायर करते हैं या पूरा पूरा एक यूनिट बनाते हैं जो कि सिर्फ डेटाबेस को मैनेज करे। उस डेटाबेस को मैनेज करने से पहले उनको वो डेटाबेस बनवाना पड़ता है। ज़रूरी नहीं कि वो ये इनमें से कोई डेटाबेस यूज़ करे, वो किसी और कंपनी के थ्रू अपना एक सेपरेट डेटाबेस बनवा लेते हैं, उसी डेटाबेस के थ्रू उनका काम चलता है। ठीक है, तो बैंकिंग सिस्टम हो, चाहे वो मोबाइल इंडस्ट्री हो, चाहे वो और कोई भी इस तरह की इंडस्ट्री हो जहाँ पर इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, वो सब में डेटाबेस का बहुत बड़ा पार्ट है। दूसरी चीज़, एक बहुत कॉमन सी चीज़ है आधार कार्ड और पैन कार्ड। पैन कार्ड तो सबके पास नहीं होता, लेकिन आधार कार्ड बहुत सारे लोगों के पास होता है, लगभग सभी के पास होता है। टीचर्स, स्टूडेंट, सभी के पास आधार कार्ड होता है। ये आधार कार्ड का सिस्टम सालों पहले नहीं हुआ करता था। पिछले कुछ 10-12 साल, 15 सालों से ये आधार कार्ड का सिस्टम डेवलप हुआ है। पहले इस तरह का कोई भी कार्ड हम लोगों के पास नहीं था। जब हम लोग छोटे थे तो ऐसा कोई कार्ड नहीं होता था, कुछ भी ऐसा नहीं होता था। स्कूल का आई कार्ड होता था, बस उसी के थ्रू ही सारी चीज़ें होती थी। कोई आधार कार्ड जैसी चीज़ नहीं थी, क्योंकि उस समय टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं होती थी कि जहाँ पर इतने सारे लोगों की इन्फॉर्मेशन इकट्ठा की जाए। तो आधार कार्ड या पैन कार्ड एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पर आधार कार्ड में, अगर हम आधार कार्ड का एग्जांपल लें, तो इंडिया में रहने वाले जितने भी लोग हैं उनका आधार कार्ड, मैक्सिमम लोगों का आधार कार्ड बना हुआ है। मतलब उनकी इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डेटाबेस में रखी हुई है। कल को किसी भी तरह की चीज़ें होती है तो उससे वो इन्फॉर्मेशन को एक्सेस किया जा सकता है। इसीलिए हर किसी का आधार नंबर अलग अलग होता है, एक नहीं होता है। उसके पीछे भी रीज़न है। वो आधार नंबर अलग अलग क्यों रखते हैं, उसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है। वो जब आगे इसमें बताएंगे, जब टेबल्स पे हम जाएंगे तब उसको डिस्कस करेंगे कि वो क्यों हर किसी का आधार नंबर अलग अलग होता है। अगर बाय डिफ़ॉल्ट कभी ऐसा हो जाए कि एक आदमी के नाम पर 2 आधार कार्ड अगर इशू हो जाते हैं, तो वो एक सबसे बड़ा, तो पहली बात तो वो एक क्राइम होगा और वो डेटाबेस की एक बहुत बड़ी कमी मानी जाएगी कि एक ही इंसान के 2-2 आधार कार्ड हैं या 2 आधार नंबर एक ही आदमी को अलॉट हो गए हैं। ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन अगर ऐसा होता है तो वो सिस्टम की बहुत बड़ी फेलियर है और उससे वो पूरा सिस्टम दिक्कत में आ सकता है। लेकिन ऐसा नॉर्मली नहीं होता, और अगर ऐसा कोई करता भी है तो वो एक क्राइम माना जाता है जिसकी बहुत बड़ी सज़ा भी मिल सकती है। कि किसी के पास भी कभी 2 आधार कार्ड नहीं हो सकते। एक ही इंसान के पास एक ही नाम से, एक ही इन्फॉर्मेशन से 2 अगर आधार कार्ड हो, पहली बात तो वो होंगे नहीं, अगर होते हैं तो वो एक क्रिमिनल ऑफेंस होता है। ठीक है, तो वो उन सब इसको डेवलप करने के पीछे भी बहुत बड़ा रीज़न है। उसका एग्जांपल भी एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ क्यों ऐसा होता है। पहले के, जैसे अभी कुछ टाइम पहले एक न्यूज़ आई थी कि ऐसे 22 ऐसे टीचर्स थे जो गवर्नमेंट जॉब में थे और वो 2-2 जगह से सैलरी उठा रहे थे। बाद में उनकी वो मतलब चोरी पकड़ी गई और उन लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया। मतलब एक वो गोंडा में कहीं पे जॉब कर रहे थे, दूसरा कहीं और पे जॉब कर रहे थे और दोनों जगह से उसकी सैलरी चली आ रही थी। वो सब पॉसिबल इसीलिए हो पाया कि हर जगह आधार लगता है। जहाँ आधार लगेगा वहाँ वो इन्फॉर्मेशन आपकी अपने आप से दिख जाएगी। अब वो उन लोगों का आधार जब 2 जगह सबमिट हुआ तो उसी से उनकी वो इन्फॉर्मेशन पकड़ में आई और उसके बाद ये पता चल पाया कि ये इस एक आधार कार्ड पे 2-2 सैलरी निकल रही हैं 2 अलग अलग जगह से। और बाद में उसके लिए उनको जेल भी जाना पड़ा, उनकी प्रॉपर्टीज़ भी सारी ज़ब्त कर ली गई और सारी चीज़ें हुई। तो इस तरह की चीज़ों को रोकने के लिए ही ये आधार कार्ड का सिस्टम बना है कि जितने भी बहुत ये जो फ्रॉड्स होते हैं इस तरह के, एक ही आदमी 2-2 जगह जॉब कर रहा है, 2-2 स्कीम्स में फ़ायदा उठा। बहुत सारी गवर्नमेंट की स्कीम होती है जहाँ पर एक ही आधार कार्ड से आदमी कई बार रजिस्टर, मतलब जब आधार कार्ड नहीं था तो वो लोग एक ही आदमी कई जगह रजिस्टर हो जाता था। तो इन सब चीज़ों को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने एक सिस्टम बताया जिससे कि वो ईजिली उन लोगों को ट्रेस कर सके जो इस तरह के फ्रॉड करते हैं। दूसरा रीज़न एक और था कि जब गवर्नमेंट अपनी स्कीम्स लॉन्च करती है तो बहुत बार वो जो पैसा होता है जो उन लोगों तक पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंच पाता है। तो उन सब चीज़ों को भी देखने के लिए कि अगर वो जो भी पैसा रिलीज़ कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, वो उन लोगों के अकाउंट तक डायरेक्टली पहुंच जाए, उसके लिए भी आधार का होना बहुत ज़रूरी था, जिससे कि वो उस लिंकिंग के थ्रू ही पता चलता है कि कौन सी बेनिफिट्स ले रहा है और कितना पैसा उसके अकाउंट में जा रहा है। वैसे तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको अगर हम पूरा दिन बताते रहेंगे तो भी ये नहीं ख़त्म होता, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे एग्जांपल्स आ सकते हैं। लेकिन कुछ पार्ट आपको बताएंगे जिससे कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि डेटाबेस क्या होता है, RDBMS क्या होता है और इसका हमारी लाइफ में कितना बड़ा यूज़ है, और इसको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कहाँ पर इसमें क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है।
ठीक है, बाकी अभी थोड़ा सा ओवरव्यू मैंने इसका दिया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके बारे में और डिटेल में बताऊंगा। इस फर्स्ट जो चैप्टर है आपका रिलेशनल डेटाबेस वाला, इसमें तो थ्योरेटिकल पार्ट ही मैक्सिमम है, लेकिन आगे चल के जैसे थोड़ा ये और आगे जाएगा चैप्टर, तो फिर इसमें टेबल्स वाला पार्ट आएगा, जिनमें और भी बहुत सारी चीज़ें आएंगी जो आप लोगों ने पहले नहीं देखी हैं। जो क्लास 11th के बच्चों ने तो बिल्कुल नहीं देखी, क्लास 12th के बच्चों ने तो थोड़ा बहुत क्लास 11th में उन चीज़ों के बारे में पढ़ा है, तो उनको आइडिया है कि ये चीज़ें क्या हैं, कैसे कैसे टेबल्स क्रिएट होती हैं, कौन से स्टेटमेंट को लिखा जाता है, किस स्टेटमेंट के थ्रू टेबल बनाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर काम टेबल्स का ही है। यहाँ पर टेबल्स क्रिएट होंगी, टेबल्स में अपडेशन होगा, सारा काम टेबल्स के थ्रू ही होगा। ओके, थैंक यू।